ये सुन लो सारी दुनिया, इक्को खून इक्को आवाज, लेट अस गो। गर्म खून च साडे वजदा अणख दा शोर, मैदान दे विच साडी शेरां वर्गी वखरी तोर, जालिम नू असी कदे भी ना मैदान च छड्डीए, हक सच दी खातिर असी पक्के झंडे गड्डीए। शेरां दी धरती है पाकिस्तान, उच्चा कीता पंजाब दा नां, दुनिया च वखरा थोड़ा निशान, रल के बनावांगे खालिस्तान। इक्को साडी रूह है ते इक्को साडी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खालिस्तान की जानिब से भारतीय आर्मी के ऊपर सूबा पंजाब के अंदर 2 हमले किए जाते हैं और 2 धमाकों के बाद एक गाना सोशल मीडिया के ऊपर खालिस्तान के सिख भाइयों की जानिब से इस वक्त वायरल हो रहा है। और हमले की जो वजूहात हैं वो ये बताई जा रही थी कि जो भारतीय फोर्सेस हैं उन्होंने खालिस्तान का कोई रहनुमा जो है वो उसको कत्ल कर दिया था, उसको हलाक कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए BSF के ऊपर अटैक किया गया है। और उसके बाद जो भारतीय आर्मी का एक हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन जो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम तो मोदी के सर ठहरा दिया कि मोदी ने ये खुद करवाया है, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और मोदी का ये वतीरा रहा है, उसका ये पैटर्न है कि जब भी कोई इलेक्शन होते हैं या तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग छेड़ देता है। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही 2 अटैक्स होते हैं, 2 धमाके होते हैं, तो ये इल्ज़ाम सबसे पहले पाकिस्तान की ISI के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद खालिस्तान इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल करता है। और अब ये गाना जो है आप सुन सकते हैं, ये गीत आपने शुरू में सुना है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम लोग खालिस्तान बनाएंगे। मतलब देखिए कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, पाकिस्तान के हिस्सों के ऊपर कब्जा करने की बातें करते हैं। कराची इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके अपने मुल्क के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है कि खालिस्तान के जो सिख भाई हैं वो अपनी तंजीम को इतना मजबूत कर चुके हैं कि वो इनके ऊपर अटैक भी करते हैं, अपना तमाम तर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन इनके पास इतनी जुर्रत नहीं है कि ये उनको पकड़ने की बजाय जो इल्ज़ाम है तमाम तरफ पाकिस्तान के ऊपर डाल के अपनी आवाम को ये एक झूठा नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर हमलावर हो चुका है, इसीलिए वोट हमें डालो ताकि हम लोग पाकिस्तान को जवाब दे सकें। तो ये एक इनका वतीरा है। लेकिन यहीं पर एक और सिख रहनुमा का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर बन चुकी है, जिसका बैक वक्त चाइना के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक है और अमेरिका के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक है। आप देखिए कि ऐसा कोई शायद ही मुल्क दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद हो जो कि चीन के साथ भी उतने ही गहरे रवाबित रखता हो जितने अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ शायद हमारे उतने गहरे ना हो, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा जो असला है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका से नहीं आता है। चीन से तो हम लोग अपनी जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो भी लेते हैं, उनको भी देते हैं, लेकिन अमेरिका और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त खुशाइंद हैं, ये बात आप लोगों को पता है। तो अब पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जिसका जिक्र ये सिख भाई इस वक्त अपनी वीडियो में कर रहे हैं। ज़रा आप इनको सुनिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। एग्जैक्टली ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇशनशिप चाइना नाल ने। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजने लगा है। पाकिस्तान के गीत पूरी दुनिया के अंदर गाए जा रहे हैं और उसकी एक ही वजह है पाकिस्तान का मार्का हक, जो कि पिछले साल पाकिस्तान ने किया था और उसके अंदर ना सिर्फ भारतीय राफेल गिराए गए थे बल्कि भारतीय S-400 भी तबाह कर दिए गए थे। लेकिन अब जब मार्का हक की पहली सालगिरह आई है तो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के नुमाइंदगान हैं वो भी बैठे थे, पाकिस्तान की नेवी के लोग थे, पाकिस्तान के जो DG ISPR साहब हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। वैसे तो उन्होंने ये भी बताया कि हमने 6 नहीं 8 राफेल या 8 तैयारे जो हैं वो भारत के गिराए थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक नया दावा भी किया है। जब जो हमारी
एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का जो दिफा है उसके अंदर क्या नई चीज़ें ऐड होने जा रही हैं, तो उनका ये कहना था कि हम लोग एक नई जनरेशन भी प्रोक्योर करने वाले हैं चीन से, और उसके अंदर नई जनरेशन जो है वो क्या हो सकती है इस बात का आप लोगों को पता है। J-35 पाकिस्तान लेने जा रहा है, जो कि मुस्लिम दुनिया का एक पहला, आप यूँ कह लीजिए 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो कि पाकिस्तान के पास आ जाएगा और पाकिस्तान इस खिते के अंदर जो फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन है वो बदल के रख देगा। और J-35 के मुतालिक ये खबर भी आ चुकी है कि पाकिस्तान उसको हासिल करने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है, क्योंकि चीन की जो एवेक्स कंपनी है, जो कि असला बनाने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, वो एक ऐसा जहाज़ बना चुकी है जिसको सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त नशर कर दिया गया है CCTV की जानिब से, जो कि चीन का एक सरकारी मीडिया है, जो कि एक एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि पाकिस्तान को मिलेगा। पहला ख़रीदार J-35 का पाकिस्तान होने जा रहा है, जिसका एक इशारा हमारे जो एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जानिब से भी दिया गया, और उसी के साथ ये भी बताया गया है कि हम लोग J-10C भी जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर लेने जा रहे हैं चीन से। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, इसके अंदर भी मज़ीद कुछ अपडेट्स करने जा रहा है, यानी कि हो सकता है इसकी जो जनरेशन 4 है वो आ जाए और ब्लॉक 4 जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपनी एयरफोर्स के अंदर उसको ऑपरेशनल कर दे, और वो भी 5th जनरेशन रिपोर्टेडली बताया जाता है कि पाकिस्तान बनाने जा रहा है या बना रहा है, उस पर काम कर रहा है, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक और 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान के पास आ सकता है। वैसे पाकिस्तान को इतने फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने पहले मौजूद हैं उनका ही तोड़ अभी हमारे दुश्मनों के पास नहीं है, उनको उनकी ही समझ नहीं आ पा रही, तो हम लोग मज़ीद 5th जनरेशन ले लेंगे तो ये उसका मुकाबला किस तरह से कर पाएंगे, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ जो कंपटीशन है वो हो जाएगा। तो फिर दुश्मनों का ख्याल भी थोड़ा बहुत आपको पता है कि करना पड़ जाता है। नाज़रीन, जहाँ पर एक तरफ ये सूरत हाल बनी हुई है, वहीं पर अगर हम लोग मशरिक़ वस्ता की बात करें तो मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बार फिर से जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आज आपने हुर्मुज़ के अंदर दोबारा से फायरिंग का तबादला हुआ अमेरिका और ईरान के दरमियान। अमेरिका ने ईरान के कुछ जजीरों के ऊपर अटैक किया और जवाबन ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका की जो कश्तियां हैं उनको निशाना बनाया, बल्कि UAE के ऊपर अटैक कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, UAE की ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, कुछ ड्रोन्स के साथ अटैक किया गया है, और जिसने इस तमाम तर मामले को मज़ीद गंभीर कर दिया है। और ये सूरत हाल इस वक्त बिगड़ती हुई नज़र आ रही है कि जो बात पहले मुज़ाकरात की जानिब जा रही थी, अब वो बात जो है वो जा रही है जंग की तरफ दोबारा से। और जो इब्बास इराक़ची हैं उनका तो ये भी कहना है कि ये जो अमरीकी सदर हैं ये चाहते ही नहीं है कि मामलात बातचीत से हल हो जाएं, ये चाहते हैं कि जंग शुरू हो, और जैसे ही हम लोग मुज़ाकरात के अंदर या बातचीत के अंदर करीब तरीन या इत्तफ़ाक़ की जानिब जा रहे होते हैं तो तभी ये हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर तमाम तर मामला बिगड़ जाता है। और फिर आप देखते हैं कि अचानक से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हाई हो जाती हैं। एक थ्योरी मार्केट में ये भी मौजूद है कि ये जो अचानक से अमरीकी सदर अच्छे अच्छे बयान देने लग जाते हैं और उसके बाद अच्छे अच्छे जो बातचीत है उसकी खबरें देते हैं, तो ये इसलिए होता है ताकि मार्केट को स्टेबल किया जा सके। लेकिन उसके बाद जब अटैक करते हैं तो मार्केट फिर से डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इनके अपने लोग हैं जिनके शेयर्स मौजूद हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर और दीगर बिजनेसेस के अंदर, तो फिर ये उसके ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे कि अमेरिकी सदर ने आज कह दिया कि हम लोग एक प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऑयल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, दोबारा से स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी या मंदी होगी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फिर जो इनके अपने चाहने वाले लोग हैं उनको ये खबर पहले पहुंच जाती है और वो अपने जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर से वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद जब मार्केट ज़्यादा डाउन हो रही होती है, इनके दूसरे इत्तेहादी भी इन पर प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई ये लॉस होता जा रहा है तो इसके अंदर कुछ करो। तो फिर ये अच्छे बयान देने लग जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट जो फ्रीडम है उसको ये अचानक से कैंसिल कर देते हैं। वैसे प्रोजेक्ट फ्रीडम के मुतालिक वो ये बता चुके हैं कि ये मैंने पाकिस्तान की लीडरशिप के कहने के ऊपर जो है वो कैंसिल किया। और आज उन्होंने ये बयान दिया जब उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने अचानक से प्रोजेक्ट जो फ्रीडम है वो 24 घंटों के अंदर अंदर क्यों बंद कर दिया। तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुझे कहा कि बंद कर दो। मतलब आप देखिए कि वो पाकिस्तान को कितना वैल्यू कर रहा है इस वक्त। पता नहीं इसके अंदर खैर है या शर है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, यू कैन नॉट एग्जैक्टली से
कि वो इस वक्त अपने जहन के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या वो वही सोच रहे हैं जो वो कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो खासियत है वो मौजूद है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, तो इसके कहने के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट जो फ्रीडम है उसको कैंसिल कर दिया है। तो यूँ वो पाकिस्तान को रेट कर रहे हैं, और जैसे वो पाकिस्तान को रेट कर रहे हैं ये भारत के अंदर एक एहसास कमतरी का जज्बा पैदा कर रहा है। और ये एक वजह बताई जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता भारत के अंदर कोई, भारत के साथ हम पाकिस्तान का कोई मसला शुरू हो जाता है तो अब की बार ट्रंप की भी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि भारत को जिस तरह से ट्रंप ने रोस्ट किया है, भारत को जिस तरह से उसने हिट किया है अपनी सैंक्शंस के ज़रिए, अपने जो टैरिफ्स हैं उनके ज़रिए, उसके बाद जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो सरकेज़म करते हैं, वो तंज भारत को करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है मोदी के लिए, भारतीय सरकार के लिए। तो अब की बार वो उनके कहने पर जो सालसी का करतार है वो उनको नहीं दिखाने देंगे, और ये जंग बंद होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।